देखो इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पूरा का पूरा कवर कर लेने वाले हैं, नोट से और एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, मतलब कि 100% एनसीईआरटी कवर हो जाएगी अपनी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, अगर बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अच्छा, अब हम लिविंग टिश्यू से बायोमोलिक्यूल निकालेंगे कैसे। देखो हमने क्या किया, कुछ लीव्स ली और उनको क्या किया, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड के साथ में मिक्स करके पीस दिया, तो क्या बन गया, सिलरी बन गया। जो पेस्ट जैसा बना सिलरी, उसको हमने क्या किया, एक छन्नी से छान लिया। तो छाना तो नीचे आ गया, उसको बोल दिया भाई एसिड सॉल्युबल पूल, जो एसिड में सॉल्युबल होके आ गया। और जो एसिड में नहीं सॉल्युबल हुआ उसको बोल दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल। अच्छा भाई, जो एसिड सॉल्युबल पूल है इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा भाई, वहीं अगर बात करें जो ऊपर रह गया इसको बोलते हैं रिटेंटेंट। क्या बोलते हैं, रिटेंटेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है, मैक्रो मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज के जो हैं वो ऊपर रह जाते हैं। अच्छा भाई, नीचे जो आ गया वो क्या है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब इसको क्या है, जो एसिड सॉल्युबल पूल है इसको अपन रिप्रेजेंट, पता है, इसको एक तरीके से साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं रफली कि भाई हाँ, साइटोप्लाज्म का लगभग कंपोजिशन जो है पूरा पूरा यहीं आ गया है। अच्छा भाई, अपन लोग बात करें तो हम लोग बायोमोलिक्यूल के सबसे पहले अपन लोग अमीनो एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अमीनो एसिड की अगर बात करें तो अमीनो एसिड की फार्मूला देखो क्या होता है कि एक कार्बन है, इसकी चारों बैलेंसी फुल है, एक साइड COOH HD ग्रुप, एक साइड NH2 बेसिक ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ और एक साइड R लगा हुआ। जो इसमें R ग्रुप है, इस ग्रुप को वेरी करते जाओ, बदलते जाओ, ये पूरा पोर्शन जो है सेम रहने वाला है सारे अमीनो एसिड्स में। और इस R ग्रुप को चेंज करते जाओ तो कई तरीके के अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं अमीनो एसिड, जो कि 20 टाइप के हैं, केवल उन 20 टाइप को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उनमें से कुछ में हम R को चेंज करके देखते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम R की जगह हाइड्रोजन कर देते तो उसको बोल देते हैं ग्लाइसाइन। अगर इस R की जगह हम CH3 कर दें तो एलानाइन बोल देते हैं। अगर R की जगह हम CH2OH कर दें तो इसको बोल देते हैं सीरीन। अच्छा भाई, अगर क्या हो कि COOH मतलब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप बराबर है, मतलब NH2 और COOH लगभग बराबर अमाउंट में है, तो उस अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। और जहां पर COOH ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक, अगर NH2 ज़्यादा हो जाए ग्रुप तो हम उसको भाई बेसिक कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ क्या दोनों बराबर है तो ये कैसा होगा, ग्लाइसिन कैसा भाई, न्यूट्रल है। एलानाइन में भी देखो COOH एक ही, तो ये भी क्या न्यूट्रल है। यहाँ भी ये लगभग एसिडिक है, बेसिक नहीं है, लेकिन ये OH ग्रुप है इसलिए ये कैसा हो गया, एल्कोहलिक होता। तो इस बिहाफ पर हम लोग जो है अमीनो एसिड को भी पढ़ेंगे। तो हम भाई टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड को पढ़ने वाले हैं जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं। 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, 10 एसेंशियल। जो एसेंशियल वाले हैं उनको हमें फूड के थ्रू लेना पड़ता है, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें वो अपने बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन अवर बॉडी। अच्छा भाई, अब जो हमने ग्रुप के यहाँ पे बताया तो बेसिक अमीनो एसिड कौन होते हैं, अल्लाह, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। अल्लाह याद रख लो, ALA। अच्छा, तो भाई NH2 इसमें ज़्यादा होंगे। एसिडिक कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, नाम में ये एसिड आ रहा है। न्यूट्रल कौन सा, तो देखो वैलिन, ग्लाइसिन तो अपन लोग देखी है, और एलानिन, तो वाग याद कर लो, वैलिन, एलानिन और ग्लाइसिन, ठीक है भाई। अगर मैं बात एल्कोहलिक तो सीरीन, तो इतने तो अपन देखी है। एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन होते हैं। साइक्लो अमीनो एसिड की बात करें तो प्रोलीन को अपन साइक्लिक अमीनो एसिड कंसीडर करते हैं। वहीं अपन सल्फर कंटेनिंग अगर अमीनो एसिड की बात करें तो सुपर CM याद रख लो, सिस्टीन और मीथियोनिन जो होते हैं ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा भैया, अब जो अमीनो एसिड होता है, सुना बात को, वो क्या होता है कि ज्यूटरायनिक फॉर्म में पाया। ज्यूटरायनिक का मतलब होता है कि H+ कूद के इधर आ गया तो NH3 पॉजिटिव बन गया, और इधर माइनस, मतलब प्लस और माइनस एक में ही, मतलब अपोजिट पोल दो एक में ही प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ज्यूटरायनिक फॉर्म। तो ये ज्यूटरायनिक फॉर्म जो होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही मिलता है, जिसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, कि स्पेसिफिक pH पर ही बनता है ऐसा, ठीक है भाई। ज्यूटरायनिक की आगे भी बातें करेंगे। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तो लिपिड की बात करते हैं। हम लोगों ने अमीनो एसिड की बात की, अब हम अगर लिपिड की बात करें तो लाइपेज जो होता है, लाइपेज में एस्टर बॉन्ड होता है, ये एक्स्ट्रा वाला लिखिए। अगर लिपिड बात करें तो लिपिड होता क्या है, लिपिड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिपिड्स की बात करें, ये सिंपल फैटी एसिड है। क्या है भाई, सिंपल फैटी एसिड है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। अच्छा, वहीं अगर बात करें फैट और ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट के बिहाफ पर अपन लोग लिपिड्स कह देते हैं इनको भी। अच्छा, वहीं अगर बात करें फैटी एसिड्स हैज अ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप होता है, COR ग्रुप होता है, अटैच टू R ग्रुप, R ग्रुप से अटैच रहता है। अब जो ये R ग्रुप होता है ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। जैसे कि दो एग्जांपल दे रखे हैं NCERT में कि पामटिक एसिड जो होता है इसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन, मतलब टोटल घुमा फिरा के 16 कार्बन होते हैं। अरेक्डोनिक एसिड में कितने होते हैं भाई, 20 होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन को भी जोड़ के। अब फैटी एसिड क्या हो सकते हैं भाई, फैटी एसिड तो बताया अभी, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी हो सकते हैं, भी दिखाएंगे। मे बी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के बीच में तो सेचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको बोल देते हैं भाई अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो फैटी एसिड में भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को भी अपन क्या बोलते हैं भाई, सिंपल लिपिड है, विच इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, मतलब कि 3 कार्बन जोड़ दो ऐसा से, तीनों पे OH लगा दो तो क्या हो गया भाई, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन हो गया। तो ग्लिसरॉल क्या होता है भाई, सिंपल लिपिड होता है। तो वही लिखा है कि मैंने लिपिड से बहुत, अब कई सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, फैटी एसिड कैसे बनता है, तो कुछ नहीं, बस इसका एस्ट्रिफिकेशन कर दो। जो ग्लिसरॉल है
इसका अगर एस्ट्रिफिकेशन करते हैं मतलब CCOOR कर देती हो जगह, CCOOR कर देती हो जगह, तो क्या हो जाएगा भाई, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल से क्या बन जाएगा भाई, फैटी एसिड बनाता है। ये मोनो डाई या ट्राई, मतलब एक का करोगे तो मोनो डाई या ट्राई हो सकते हैं। अच्छा जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है विद रिस्पेक्ट टू फैट्स। देखो ना, अगर देखें तो फैट क्या होता है, देखो ठंडों में जम जाता है, लेकिन जो ऑयल होता है देखो कभी भी जमता नहीं, ठंडों में देखो, सर्दियों में कभी जमता नहीं है। वही अगर बात करें तो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फैट्स, एग्जांपल जैसे जेंजली ऑयल का एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। वहीं अगर बात करें फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि लेसिथिन होता है, तो फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन में कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है, तो लेसिथिन प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, इसमें क्या होता है, ये फॉस्फोरस और फॉस्फो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी अपन लोग एक लिपिड मानते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं आर ग्लिसराइड्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स को ग्लिसराइड कंसीडर करते हैं। अच्छा अब इनके फिगर की देख लेते हैं। देखो भाई, हमने बोला ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन क्या है भाई, ग्लिसरॉल हो गया, देखो पाम्टिक एसिड ये हो गया, और वहीं अगर बात करें ट्राई ग्लिसराइड R1 R2 R3, मतलब तीनों को चेंज कर दिया, ट्राई ग्लिसराइड बन गया ना, ट्राई ग्लिसराइड R1 R2 R3 कर दिया। अच्छा ये अमीनो एसिड दे रखा है, ग्लाइसाइन, ऑयलानाइन और सीरीन, तीनों बता दिए। ये सुगर्स दे रखे हैं, अपन लोग आगे वैसे पढ़ेंगे भी, ग्लूकोज और राइबोज, ये अपन लोग उसकी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में। अच्छा भाई, फॉस्फोलिपिड देखो, ये लेसिथिन का फिगर दे रखा है, लेसिथिन भी दिखाया, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है, देखो भाई, इधर COOR 1% है, COOR 2% है, ठीक है, बस इसको ही सेम रखा, बस ये वाला जो यहाँ सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम चेंज करके क्या कर दिया, देखो फॉस्फोरिक ग्रुप लगा दिया, और इधर क्या लगा, 2 कार्बन के बाद NCCC3 लगा दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, लेसिथिन की स्ट्रक्चर, ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर दे रखी है। वही अगर बात करें हम लोग, तो न्यूक्लिक एसिड की भी दे रखी है, एडेनिन की दे रखी है, ग्वानिन की दे रखी है, एडेनोसाइन दे रखा है, एंडालिक एसिड, मतलब कि उसका आप लोग ये वैसे डीएनए चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आगे बात भी कर लेंगे, और कि भाई एडेनोसाइन क्या हो गया भाई, एक तरीके से भाई ये तो भाई न्यूक्लियोसाइड हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। भाई ये यूरिसिल दे रखा है, यूरिडीन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर बात करें, कुछ 2 तरीके के मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है वो जो कि बहुत एसेंशियल है अपने लिए, ऐसे याद रख सकते हैं, ये एसेंशियल होता है। और ये क्या है, सेकेंडरी वाले, मतलब कि जो एक्स्ट्रा लग्जरीज है। अच्छा भाई, एसेंशियल जैसे अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इनकी अगर बात करें तो इनके फंक्शन अपन को पता है, मतलब फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में होता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके फंक्शन अपन लोगों को पता नहीं है, ये एक्स्ट्रा लग्जरी अपन कंसीडर करते हैं। अच्छा प्राइमरी वाले जो होते हैं ये एनिमल्स में, एनिमल टिश्यू में इजीली मिल जाते हैं, मिलते तो प्लांट में भी है लेकिन एनिमल में भी मिल जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाले होते हैं ये मेनली प्राइमरली मतलब प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा भाई, वही अगर बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो प्राइमरी की बात कर लिया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जांपल अपन लोग रटने क्या रटने, देखो भाई, एल्कोलाइट्स, टॉक्सिन्स, एब्रिन, रेजिन और कौन को, एल्केलॉइड्स, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, ड्रग्स, पिगमेंट्स, टर्पेनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल। तो अगर बात करें एल्केलॉइड्स कौन कौन से, तो मॉर्फिन, कोडीन, टॉक्सिन्स, एब्रिन, रेजिन, लैक्टिन्स, कॉन्कोबिलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, पिगमेंट, कैरोटेनॉइड और एंथोसाइनिन, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, अपन लोग ये इतनी बातें पढ़ते हैं। अच्छा वही कुछ एक एवरेज कंपोजिशन दे रखा है एक सेल का, वो क्या दे रखा है अपन आगे टेबल में देखेंगे भी, देखिए यहाँ भी देख लेते हैं। देखो वाटर का 17 to 90, प्रोटीन का 10 to 15, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7, कार्बोहाइड्रेट का 3, लिपिड का 2 और आयरन का कितना होता है 1% होता है। तो इस ऐसे कर सकते हैं। वुमेन प्रीमियर नेशनल क्रिकेट लीग इन इंडिया, वुमेन प्रीमियर नेशनल क्रिकेट लीग इन इंडिया, तो ऊपर से नीचे मतलब कम होता जा रहा है परसेंटेज। अच्छा भैया, इनका जो होता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका अपन लोग भाई ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ करते हैं, भाई सेंट वगैरह बनाने में, देखो ना फाइबर आइबर का सबका यूज़ कर सकते हैं भाई। इनका कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है। अच्छा भाई, कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेलुलोज, इनका भी अपन लोग यूज़ करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें क्या हो गई भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको एक्स्ट्रा लग्जरी तरीके से कंसीडर करते हैं। अच्छा अगर हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा क्या होता है, जैसे हमने बनाया था ये छन्नी में ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा भाई मैक्रो मॉलिक्यूल रहेगा। मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं, तो इनके वेट भी आते हैं। 18 से 800 डाल्टन वालों को अपन माइक्रो मॉलिक्यूल मानते हैं और 10,000 से डाल्टन वालों को क्या मानते हैं भाई मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा जो मैक्रो मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है, केवल 3 ही लिविंग सिस्टम प्रेजेंट है, कौन से, पीएनपी याद रख लो, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड। अभी इनको तीनों को पढ़ेंगे। अच्छा लिपिड भी वैसे ये ऊपर ही रह जाता है, क्यों, क्योंकि लिपिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये भाई हाइड्रोफोबिक है, तो पानी से डरता रहता है, इसलिए क्या होता है ये अपने आप की वेसाइकल बना लेता है, मतलब इसका हाइड्रोफोबिक टेल अंदर रहता है और हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है, पोलर हेड बाहर रहता है और एक वेसाइकल बना लेता है, इसलिए ये छन्नी से नीचे नहीं निकल पाता, तो बड़ा सा बन जाता है। वैसे तो इसका वेट तो सिर्फ 800 डाल्टन से भी कम है, लेकिन इसको अपन ऊपर क्यों, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है, फॉर्म वेसाइकल बना लेता है, इसलिए ये ऊपर रह जाता है। अच्छा भाई, वही लिपिड क्या है भाई, लिपिड माइक्रो मॉलिक्यूल है, इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा अब हम लोग प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड को एक एक पढ़ते हैं। देखो प्रोटीन को पहले पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड जो भी पढ़ा, सबसे पहले अमीनो एसिड पढ़ा लोगों ने, अमीनो एसिड की एक लंबी चैन बना दो, अमीनो एसिड जुड़ते चले जाओ, इसी को बोलते हैं प्रोटीन। अब क्या बात है कि जो अमीनो एसिड होते हैं अलग अलग होते हैं, लाइसिन अलग है, ग्लाइसिन अलग है, तो अब यहाँ अगर लाइसिन है, यहाँ ग्लाइसिन अगर इस तरीके से जुड़े होंगे तो सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से अलग होंगे नहीं भाई स्ट्रक्चरली,
अगर अलग है तो इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, मतलब कि जो इसका एक यूनिट है वो अलग अलग है सारे, तो इसलिए प्रोटीन को क्या कंसीडर करते हैं भाई, हेट्रोपॉलीमर कंसीडर करते हैं। तो ईच प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हेट्रोपॉलीमर होता है कोलेजन जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अमीनो एसिड, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला भाई प्रोटीन है कहाँ भाई, एनिमल्स में, और पूरे बायोस्फीयर में कौन है, रूबिस्कुस सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस इसकी फुल फॉर्म होती है, दिखा यहाँ देखो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अच्छा कुछ प्रोटीन्स के अपन लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, सुना बात, प्रोटीन की अगर बात करें तो कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, अपन लोगों ने टिश्यू में पढ़ा है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट है। रिसेप्टर की बात करें सेंसरी रिसेप्टर, स्मेल टेस्ट एंड हार्मोन के लिए। GLUT4 बात करें ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल में होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल में। अच्छा आगे अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सुना बात को, जो हर एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली 4 तरीके की स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाई जाती है। एक तो मतलब कि एक ही सिंपल चैन के फॉर्मेट में, मतलब कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अमीनो एसिड किस तरीके से अरेंज है, मतलब पहला अमीनो एसिड कौन सा, फिर दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, मतलब जो इसका सीक्वेंस क्या है। तो हम लोग पहले में क्या देखते हैं, पोजीशन एंड सीक्वेंस इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब किस तरीके से ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अच्छा एक साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट वाले को बोलते हैं अपन लोग एन टर्मिनल, क्या बोलते हैं भाई, एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और राइट वाले को बोलते हैं अपन लोग सी टर्मिनल अमीनो एसिड। वैसे अगर ये देखा जाए तो इधर NH2 ग्रुप होता है ना, और इस साइड COOH ग्रुप होता है, इसलिए सी टर्मिनल बोल देते हैं। अच्छा भाई वही अगर बात करें तो हर प्रोटीन में, सब प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट ही रहती है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, मतलब प्राइमरी जहाँ पे सीधा सीधा है और जहाँ पे घुमा हुआ है उसको सेकेंडरी बोल दिया, जहाँ और ज्यादा कॉइल है उसको टर्सरी बोल दिया। तो हर प्रोटीन में ये तीनों स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट रहती है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन क्वाटरनरी कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पर बहुत मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स चैन्स होती है वहाँ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। तो अपन लोग स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, प्राइमरी क्या सीधी चैन होगी, सेकेंडरी क्या है भाई, हेलिक्स फॉर्मेट में होता है, तो कुछ ही पोर्शन जो होता है वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है। और ये जो हेलिकल फॉर्मेट में अरेंज रहता है ये हमेशा कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स ही होता है। ये ऑलवेज बात ध्यान रखना है कि भाई प्रोटीन में राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाया जाता है। अब टर्सरी क्या हो गया भाई, इसके थोड़ा और क्वाइली कर दिया तो टर्सरी स्ट्रक्चर हो दिया, इसको भाई होलो वुलन बॉल लाइक होती है ये, और 3D स्ट्रक्चर होती है ये, 3 डिग्री स्ट्रक्चर नेसेसरी होती है फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि यही एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। अच्छा वहीं अगर बात करें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो इसको अपन लोग आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन भी बोल देते हैं। अच्छा भाई अगर हम लोग बात करें, सुना बात को, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्यों भाई, इसमें 4 देखो टांगे हैं, 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होती है, 4 सब 2 अल्फा एंड 2 बीटा एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, और यही सबसे ज़्यादा क्या है भाई, मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करती है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है इसमें कुछ बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कौन कौन बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सारे बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसमें एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो तो 2 तरीके की होती है, तो हेलिकल फॉर्मेट में होती है, और दूसरी जो है हेलिकल के अलावा होती है भाई सीट फॉर्मेट में होती है। अब जब हम इसकी बात करते हैं क्या बोलते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होता है कि ये आपस में क्या भाई न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड ही तो जुड़े हुए हैं। अच्छा अमीनो एसिड जुड़ते कैसे, तो एक अमीनो एसिड आया इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, दोनों से वाटर निकल गया और बन जाता है दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, तो बन जाता है क्या भैया, प्रोटीन बन जाता है। इस तरीके से लंबी चैन बनती जाती है। ये टाइरोसिन दिखा रखा है NCERT में बन रखा है, यहाँ देखो भाई H दे रखा है तो क्या है भाई ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन और टाइरोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हटा के H2 निकाल के पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा ग्लाइकोजन जो होता है ये ईस्ट ऑफ फंगाई में भी मिलता है, ये बात NCERT में लिखी थी तो इसलिए आपने लिख दी। आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगर बात करें हम तो सुना बात को, प्रोटीन में एक बात लिख रखी है, सुना क्या लिख रखा है कि इसकी स्ट्रक्चर जो लोगों ने पढ़ी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, वहाँ पे एक बात स्ट्रक्चर के बारे में लिख रखी है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट। जैसे इनऑर्गेनिक में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, जैसे NaCl MgCl2। वहीं जब ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो अपन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे अपन लोग बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। वहीं अगर अपन लोग फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स किस तरीके से बात करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन बायोलॉजिस्ट में क्या किया गया, अपन लोगों ने जो प्रोटीन को डिस्क्राइब किया है यहाँ 4 लेवल में डिस्क्राइब किया है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। अब अपन लोग पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड को। देखो पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं और ये एक लंबी चैन है शुगर की, जैसे वो भाई अमीनो एसिड की लंबी चैन है वैसे ही ये भी क्या है, किसका चैन है, ये शुगर का चैन होता है, ये ब्रांच हो सकते हैं। अच्छा सेलुलोज इसका एक एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, जैसे कि अपन लोग सेलुलोज का अपन लोग
केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे भाई। तो कई सारे ग्लूकोज को जोड़ते चले जाए नॉन स्टॉप तो क्या बन जाता है भाई सेलुलोज की होमोपॉलीसैकेराइड है, क्योंकि भाई अब सारे के सारे यूनिट जो है मोनोमर क्या है सेम है, तो इसलिए क्या हो गया भाई होमोपॉलीमर हो गया। इनुलिन भी भाई होता है, लेकिन इनुलिन किसका भाई पॉलीमर, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, जैसे सेलुलोज किसका है भाई ग्लूकोज का, वैसे इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। अच्छा भाई जब अपन पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इसका जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है और राइट एंड रिड्यूसिंग, मतलब आर राइट और राइट रिड्यूसिंग एंड होता है। अच्छा भाई अगर आगे बात करें तो जो स्टार्च हमने पढ़ा है, स्टार्च की ऐसी स्ट्रक्चर होती है भाई हेलिकल फॉर्मेट में होती है। अच्छा हेलिकल फॉर्मेट में होती है तो इसलिए आयोडीन इसके साथ बंध जाता है, अगर आयोडीन इसके साथ में बंध जाता है तो इसलिए भाई ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। लेकिन जो इनुलिन है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर, सेलुलोज में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो सेलुलोज में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है तो इसलिए आयोडीन को बांध नहीं पाता। अच्छा स्टार्च जो है वो भी एक वेरिएंट ही है सेलुलोज का, हम लोग सेलुलोज पढ़ रहे हैं, वैसे स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ सेलुलोज बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, वैसे इसमें क्या होता है भाई। अच्छा स्टार्च की बात तो बता दी हमने, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, तो इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता और इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। अच्छा अब अगर बात करें देखो अब सेलुलोज है कहाँ का, देखिए प्लांट सेल वॉल किसकी बनी है भाई, सेलुलोज की बनी है। कॉटन पेपर भाई किसके, प्लांट के बने, तो भाई किसके भाई सेलुलोज की भी होते हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की बात करें, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये भी भाई बने शुगर के ही हैं। अब शुगर इनमें कैसे हो सकती है, अमीनो शुगर हो सकती है या केमिकली मॉडिफाइड शुगर हो सकती है। अच्छा केमिकली मॉडिफाइड शुगर हम लोग दो लिखे एनसीईआरटी में, तो ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अच्छा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन किसका मोनोमर है, तो काइटिन का मोनोमर है, मतलब इससे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कई सारे मिलकर क्या बनाते हैं भाई काइटिन। काइटिन कहाँ, आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, तो वो उसका मोनोमर कौन है भाई एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड तो मोस्ट ऑफ टाइम होमोपॉलीमर होता है, जैसे ना यही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का काइटिन बना हुआ है, तो मोस्ट ऑफ टाइम कैसे होते हैं भाई होमोपॉलीमर होते हैं। अच्छा आगे बात करें अच्छा पर देखो तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रोटीन पढ़ लिया और पॉलीसैकेराइड पढ़ लिया, पीएनपी। अब बचा न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई अमीनो एसिड जो होते हैं उनमें से H2O से निकाल दो तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो क्या बन जाता है भाई प्रोटीन बन जाता है, H2O एलिमिनेट बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड बना दो। अच्छा पॉलीसैकेराइड क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड्स सुगर्स के बीच में से अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दे तो क्या बन जाएगा भाई पॉलीसैकेराइड बन जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने से। अच्छा एक चीज़ होती है भस्म, भस्म में क्या होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम मैग्नीशियम मिलते हैं, पोटेशियम भी मिलता है लेकिन कार्बन नहीं मिलता क्योंकि कार्बन तो CO2 के फॉर्मेट में उड़ जाता है। अच्छा दो चीज़ें पढ़ ली अपन लोगों ने भाई प्रोटीन पॉलीसैकेराइड। अब अपन पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो तीन ही तो है केवल न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है डीएनए आरएनए। अच्छा जो न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं आप लोग डीएनए की बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है। अच्छा डीएनए जो होता है जो मोस्ट ऑफ टाइम डीएनए पाया जाता है, कई टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, एक दर्जन से ज़्यादा टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन अपन लोग मेनली बी डीएनए की बात करते हैं। तो बी डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बी डीएनए क्या होता है सुना बात को वैसे हम डीएनए वाले चैप्टर में वैसे भी जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि भाई ये क्या होता है कि इनमें जो होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल चार टाइप के क्या होते हैं भाई नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इतनी यूनिट को बोल देते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट से जुड़ जाता है तो बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं भाई न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। ये आपस में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ता है और जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अच्छा दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और ये हेलिकल फॉर्म में होता है। हेलिकल फॉर्म में मतलब कि ऐसे चक्कर बनाते हैं। अच्छा एक चक्कर जो है इनका, एक चक्कर में इनके 10 ऐसे सीढ़ियाँ टाइप पाई जाती हैं, ठीक है। तो 10 पाई जाती है मतलब कि एक बार अगर 10 में ये कितना घूम गया है भाई 360, तो मतलब कि एक के बीच में कितना घूमा होगा तो 36 डिग्री घूमता है एक बार में, ठीक है। ईच स्टेप 36 डिग्री से घूमा हुआ है। अच्छा इसकी डायमीटर की बात करें मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई तो वो कितनी होती है भाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा एक टर्न में भाई 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, पहले बता दिया अभी, ठीक है। अच्छा लेकिन अब सुना बात को तो ये क्या है भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना होता है इनके बीच में शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, और भाई इनके बीच में और फॉस्फेट्स के बीच में क्या होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और 2 बार हो जाता तो फॉस्फोडाइस्टर बोल देते हैं उसी को। अच्छा जो लेंथ होती है डीएनए की ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा अब जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है शुगर फॉस्फेट शुगर बैकबोन चैन बनी होती है। वही बात करें जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड 2 स्ट्रक्चर वैरायटी ऑफ 2 स्ट्रक्चर जैसे कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स मॉडल का वो किसने दिया था वाटसन और क्रिक ने प्रपोज्ड किया था।
तो न्यूक्लिक एसिड की वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। डबल हेलिक्स मॉडल की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो किसने प्रपोज किया था, वाटसन और क्रिक, इतनी बात समझ आती है। अच्छा, अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, दो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि अभी नई एनसीईआरटी से नए रिमूव हुए, अभी रिमूव है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होती है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अभी पहले पढ़ेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन होती है विदाउट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट प्रोटीन के होते हैं। अच्छा भाई, प्रोटीन के होता है, दीज प्रोटीन्स को एंजाइम बोल देते हैं। अभी एंजाइम तो पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे अपन अभी। अच्छा, अब जो अमीनो एसिड होते हैं, जब ये जुड़ के कई प्रोटीन बनाते हैं तो इनमें स्टोर हो जाता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। वहीं अगर बात करें एस्टिक एसिड जो होता है, ये जुड़ के क्या बनाता है भाई, कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। तो इनको भाई सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको प्रोसेस बोलते हैं एनाबॉलिक। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स टूटता है तो उसको बोलते हैं सिंपल, तो इसमें एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज जब टूटता है लैक्टिक एसिड में, कब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ग्लाइकोसिस के बाद में, ध्यान करो, तो उसमें क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है स्केलेटल मसल में, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, नहीं तो अपने पैर में लैक्टिक एसिड में दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक टूट रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहा है। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, जो यहाँ नाइट्रोजन बेस तो डीएनए ऐसा होता है, हाँ, तो ये देखो ना, यहाँ नाइट्रोजन बेस देखो अंदर साइड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे इस तरीके से नाइट्रोजन बेस अंदर साइड होते हैं, यहाँ सुगर वो होते हैं फॉस्फेट, तो ये इस तरीके से रेंज लेता है। वही लिखा है, नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन बट फेस इनसाइड, अंदर साइड ही होते हैं, या तो फिर 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहेंगे या 90 से ज़्यादा पे प्रेजेंट रह सकते हैं, प्रोजेक्टर मोर और लेस परपेंडिकुलर टू बैकबोन, ठीक है। इतनी बस आती है, आगे बढ़ते हैं। लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट क्या होती है, एक मेटाबॉलिज्म का सिनोनिम्स को लिविंग स्टेट बोल सकते हैं। लिविंग स्टेट कभी भी हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो तुम निपट गया समझ लो। टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, दिस इज अचीव्ड बाई एनर्जी, एनर्जी से नॉन इक्विलिब्रियम के फॉर्मेट में अचीव किया जाता है। वही बात करें ग्लूकोज में, कंसंट्रेशन ब्लड में कितनी होती है, 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर होती है। हार्मोन की नैनोग्राम पर एमएल होती है। तो अभी इतनी बातें करी जहाँ से बोला था, इतनी एक्स्ट्रा है केवल ये, और कुछ थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है, मतलब पुरानी एनसीईआरटी में था, अभी नई एनसीईआरटी में हट गया। अब एंजाइम की अगर बात करें तो सुनना बात को, एंजाइम्स जो होते हैं भाई, हमने तो बताया सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स अप्रॉक्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अभी बात की कि भाई सब कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट क्या है भाई, एंजाइम क्या है, प्रोटीन के होते हैं। अच्छा, अब एक बात लिख रखी है यहाँ पे, वो बात पहले पढ़ लेते हैं। डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जैसे कि अगर कंडीशन हमने वही सेम रिएक्शंस चल रही है, लेकिन कंडीशन कुछ एरोबिक रिस्पायरेशन क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। एनारोबिक में भी देखा लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट में फर्मेंटेशन से क्या बनता है, एथेनॉल बन जाता है। प्रोसेस सेम है, लेकिन बस थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन दी तो क्या हो गया भाई, अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, तो हमने अब ये मेन टॉपिक पाते हैं कि अप्रॉक्स ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी प्रोटीन एंजाइम के तरीके से बिहेव करते हैं, उनको राइबोजाइम बोल देते हैं। तो राइबोजाइम दो बोलते हैं, L19 आरएनएज और राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट होता है। अच्छा भाई, प्रोटीन ही है एंजाइम, तो स्ट्रक्चर भी एंजाइम भी क्या होगी, सेम ही होगी भाई। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे है, अमीनो एसिड सीधे सीधे लगे हों। सेकंड हेलिक्स जैसी होती है। थर्ड स्ट्रक्चर बात करें बैकबोन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, इसमें पॉकेट्स प्रेजेंट होती है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में भी एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, तो उनके लाइन डायग्राम देख लें। अच्छा, एंजाइम के लाइन डायग्राम की बात करें तो अब रिएक्शन होती कैसे, सुनना बात को। जब भी रिएक्शन होती है तो एंजाइम से जब भी प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होती है क्यों, क्योंकि इसमें पहले ट्रांजिशनल स्टेट बनती है, मतलब एनर्जी के साथ में जब वो जुड़ता है, क्या बोलते हैं, एंजाइम जुड़ता है और सबस्ट्रेट के साथ में, तो भाई एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है कि भाई सबस्ट्रेट से पहले थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, और फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो अगर लेकिन एंजाइम के एब्सेंस में ये ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर एंजाइम प्रेजेंट हो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा भाई, ये कई फॉर्मेट में चेंज होता जाता है प्रोडक्ट, तो यहाँ से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। वही लिखा है, मैनी मोर एटलीस्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर्ड स्टेट बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं, लेकिन कोई स्टेबल नहीं होता है। अच्छा भाई, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंजाइम पहले किसके साथ जुड़ता है भाई, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, और क्या बनाता है भाई, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। अभी एंजाइम और सबस्ट्रेट है, अभी सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो एंजाइम सबस्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है और एंजाइम फ्री हो जाता है अगले एक्शन के लिए। तो ये एंजाइमेटिक एक्शन होता है, अभी आगे लिखे हुए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। तो ये ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा है भाई, एनर्जी इधर है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन इधर है। अच्छा भाई, अगर आगे बात करें तो एंजाइम में रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं भाई। एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी अब थोड़ी सी चाहिए होगी, पहले ज़्यादा चाहिए होती है, अब कितनी चाहिए भाई, थोड़ी सी चाहिए, तो क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। अच्छा, टर्न ओवर नंबर क्या होता है भाई, कितना तुम एंजाइम, एक एंजाइम कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को
प्रोडक्ट में बदल पा रहा है, तो टर्नओवर नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय एंजाइम इन यूनिट टाइम। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक फास्टेस्ट एंजाइम है, जो अपने यहाँ अभी पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे भाई। कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम है, 360 लाख पर मिनट इसकी वर्क एफिशिएंसी है। कैटलिस्ट बात करें, ये भी फास्टेस्ट में आता है 50 लाख पर मिनट, लेकिन एक स्लो में आता है लाइसोजाइम, ये इसकी होती है 30 पर मिनट। ये 50 लाख पर मिनट है, 30 पर मिनट सिर्फ 30। ये 30 लाख, ये 50 लाख और ये 30 सिर्फ 30। अच्छा, केएम वैल्यू कहते हैं जब वो रिक्वायरमेंट, मतलब कि वो सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट जिसकी प्रेजेंस, जितनी सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन की रेट जो है वो लगभग आधी स्पीड से चलेगी, तो उसको बोलते हैं केएम वैल्यू। मतलब वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रिक्वायर जिससे Vmax/2 हो जाए स्पीड रिएक्शन की। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द रिएक्शन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाए, कम से कम उतनी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू। तो उसको ग्राफ से समझते हैं कि जैसे Vmax इस पोजीशन में मिल रहा है तो Vmax/2 यहाँ मिलेगा, तो Vmax/2 पर जो सबस्ट्रेट चाहिए होगा उसे बोल देंगे भाई केएम वैल्यू। क्योंकि जैसे देखो भाई एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, अब एक एंजाइम जो है एक लिमिटेड ही काम तो कर पाएगा, तो तुम सबस्ट्रेट बढ़ाओगे। पहले तो शुरुआत में मान लो तुम्हारे एक एंजाइम जो है 10 को मान लो कन्वर्ट कर पा रहा था तुम्हारे पास, लेकिन 3 ही है तो भाई तो 3 को ही तो कन्वर्ट करेगा। 4 ही है, 4 को 5 ही है तो 5 को 7 है, 7 को 10 है तो 10 को कन्वर्ट करेगा। अब तुम 11 ले आए तो 11 को तो कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक एंजाइम तो 10 ही को ही कन्वर्ट कर सकता है एक बार में। तो भाई तो इसलिए अब क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाता है। तो समझिए बात। अच्छा, अब एक बात ये देख लेते हैं कैटालिटिक साइकिल क्या होती है। सुना बात को, कैटालिटिक साइकिल क्या है भाई, एंजाइम और सबस्ट्रेट दो है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को प्रोटीन बदलना तो पहले क्या बनेगा भाई, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट से बदल जाएगा। अब जो सबस्ट्रेट होगा, जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा ताकि ये इसके साथ ज़्यादा फिट हो जाए। तो एंजाइम अल्टर शेप फॉर फिटिंग मोर टाइटली। अब जब फिट हो जाएगा उसके बाद क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड टूटेंगे और सबस्ट्रेट एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, एंजाइम जो प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और नई रिएक्शन के लिए फ्री हो जाएगा एंजाइम। अब आगे बढ़ जाएगा भाई, दोबारा काम के लिए आ जाएगा। अच्छा, कैटालिटिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएम वैल्यू। भाई केएम वैल्यू जितना कम हो उतनी अच्छी बात है भाई। मतलब तुम्हें पता चला कि 5 को जुड़ने के लिए तुम्हें 15 चाहिए, क्योंकि भाई एक सारे के सारे थोड़ी जुड़ जाएंगे, कुछ बैठे रहेंगे खाली। तो जितना कम हो उतनी अच्छी बात, उतनी एक्टिव हम एक्टिविटी ज़्यादा मानेंगे जाएंगे। मतलब कि एक को ही देखा तो एक को भी पकड़ लिया। तो अब ये रिएक्शन क्या होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम क्या होता है, जो अपने यहाँ CO2 को ले जाने में काम करता है। तो H2CO2 का रिएक्शन करता है तो H2CO3 बनता है, फिर H2CO3 को कन्वर्ट करके CO2 को लेके जाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा से कैसे ले जाते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये काम होता है। तो विद एंजाइम 6 लाख पर सेकेंड और विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल पर आवर केवल कन्वर्ट कर पाएगा। 200 मॉलिक्यूल, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल। वैसे अगर 6 लाख पर सेकेंड और ऐसे 200 मॉलिक्यूल पर आवर अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन 200 मॉलिक्यूल पर आवर के फॉर्म में होती है। तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन स्पीड लगभग 1 करोड़ टाइम्स बढ़ जाती है। अच्छा, तो हमने तो बताया एंजाइम क्या होता है। एंजाइम तो सिंपली एंजाइम तो ओनली प्रोटीन ही होता है, लेकिन कुछ एंजाइम लिपिड कभी नहीं होता है, प्रोटीन तो होता है। लेकिन कभी कभी क्या एंजाइम में थोड़ा बहुत प्रोटीन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में क्या होता है, 2 पोर्शन होते हैं। एक तो एपो एंजाइम होता है, एपो जैसे एप्पल जैसा समझ लो ये एपो एंजाइम, और एक होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब कि छोटा सा पोर्शन है जो कि नॉन प्रोटीनियस पोर्शन है। और एपो एंजाइम कैसा है भाई, ये प्रोटीनियस पार्ट है। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या बोलते हैं भाई, होलो एंजाइम। तो इसमें थोड़ा सा नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, लेकिन नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो कोफैक्टर ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ये कैटालिटिक एक्टिविटी लूज हो जाती है अगर ये ना हो प्रेजेंट। अगर ये ना हो तो क्या होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो एपो एंजाइम प्रोटीनियस पार्ट है और कोफैक्टर जो है नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। अब कोफैक्टर 3 प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो को एंजाइम, अब प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर बात करें हम लोग मेटल आयन। तो अब सुनना बात को, अब को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। तो को एंजाइम जो होते हैं, अब बात सुनना बात को एंजाइम ऐसे आता है। तो को एंजाइम कच्चा बॉन्ड, प्रोस्थेटिक ग्रुप पक्का बॉन्ड, और मेटल आयन मतलब कि भाई ये तो इनऑर्गेनिक है। को एंजाइम दोनों ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, ये इनऑर्गेनिक। मेटल कहाँ पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक में। दो बाकी दोनों क्या है, ऑर्गेनिक है। अच्छा भाई, को एंजाइम कच्चा बॉन्ड तो मतलब लूजली बॉन्डेड विद एपो एंजाइम, मतलब यहाँ पे एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर लूजली बॉन्ड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब पक्का बॉन्ड तो ये टाइटली बॉन्ड विद एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बॉन्ड है। अच्छा, मेटल आयन बात करें तो ये तो भाई इनऑर्गेनिक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल, मतलब दोनों के बीच में। मोर विद सबस्ट्रेट के साथ में कैसे बनता है भाई, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। वहीं अगर बात करें, सुनो बात को, अब एक पॉइंट पढ़ते हैं। मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन, NAD and NADP कंटेन नियासिन विटामिन। वहीं अगर बात करें, हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी है। पेरोक्सीडेज कैटलेज H2O2 को कन्वर्ट कर देते हैं H2 और O2 में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, H2 और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेटल आयन होता है ये भाई बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जिंक एक कोफैक्टर है, जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ प्रोटीओलिटिक एंजाइम के लिए एक कोफैक्टर होता
है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोटीओलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड, जिंक इज अ को-फैक्टर फॉर द प्रोटीओलिटिक एंजाइम। कौन? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का एग्जांपल यहाँ मेरे पीछे लिखा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइड, लिख देंगे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अच्छा, अगर बात करें तो मेटल आयन बात करें तो मेटल आयन जो है दोनों के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाता है, चाहे सबस्ट्रेट हो और साइड चेन, दोनों के साथ क्या बनाता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, को एंजाइम, को फैक्टर में 3 चीज़ें, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इसमें बात करें लूज कच्चा बॉन्ड, पक्का बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक या एक से ज़्यादा मैनी कोजेंस आर विटामिन एनएडी एनएडीपी कंटेंट नियासिन विटामिन। हीम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइड, हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। पेरोक्सिडेज एंड कैटलिस्ट होते हैं, H2O2 को H2 और O2 में कन्वर्ट कर देते हैं भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप। जिंक इज अ को-फैक्टर ऑफ प्रोटीओलिक एंजाइम, इसे कार्बोक्सीपेप्टाइड डेज। अच्छा, एनएडीपी फुल फॉर्म बात करें निकोटामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, सुनो भाई। अब बात करें जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो कंट्रोल, मतलब उसको कैसे कंट्रोल होती है? जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की बहुत नैरो रेंज में ही वर्क करते हैं एंजाइम। जैसे कि हमारा टेम्परेचर, इसलिए तो बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अपने एंजाइम भाई उसी टेम्परेचर पे अच्छे वर्क कर पाते हैं, इसलिए तो 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी उस हिसाब से होती है किसी और टेम्परेचर में फिक्स, इसलिए वो एक लिमिटेड रीजन्स में ही मिलते हैं। तो इनका क्या होता है भाई? टेम्परेचर का एक नैरो रेंज होता है। तो भाई नैरो रेंज मतलब कि इतने एरिया में एक्टिविटी कम कर ज़्यादा, थोड़ा सा टेम्परेचर देखो कम किया और देखो एक्टिविटी कम हो गई, थोड़ा सा ही बढ़ाया देखो कम हो गई। तो वही बात लिखी है कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है? लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लो टेम्परेचर तो चलो चल जाएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर ठीक बात नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम ही खत्म हो गया, आप निपट लिए। अच्छा वही अगर बात करें ए जनरल थंब रूल क्या है? पहले कुछ नहीं है, द रेट अगर बात करें टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या घटाएं तो उतने में ही रिएक्शन रेट जो है डबल या आधी हो जाती है। पीएच की तो और नैरो रेंज, मतलब टेम्परेचर की तो नैरो, पीएच की वेरी नैरो रेंज में एक्टिव होता है। मतलब इतने यहाँ पे एकदम एक्टिव है, देखो जरा सा ही पीएच कम करी देखो कितना कम हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी कितनी कम हो गई पीएच को बढ़ाने घटाने से। अच्छा भाई अगर बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम तक तो भाई स्पीड बढ़ेगी। क्यों भाई? सारे एंजाइम पूरा अपना एफिशिएंसी दिखा पाए, लेकिन एक टाइम के बाद पता लगे 10 को काम कर पा रहा है, 10 को कन्वर्ट कर पा रहा है, 10 ही तो कर पाएगा एक एंजाइम। फिर ऐसा तो नहीं 10 से ज़्यादा कर दो सबस्ट्रेट तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाती है। वहीं अगर आगे बढ़े तो सुनना बात को। अब कुछ क्या होता है कि जब एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो कभी कभी क्या होता है कुछ सबस्ट्रेट के जैसे ही कुछ इन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्टिव साइड में बाइंड हो। भाई एक्टिव साइड पे किसको बदलना है? सबस्ट्रेट को, लेकिन उस सबस्ट्रेट की जैसे ही दिखने में कुछ और चीज़ है तो वो वहाँ बाइंड हो जाती है, तो वो वहाँ बाइंड हो जाएगी तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदला जा सकेगा। तो इनको इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। ये इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं कि केवल लग जाएंगे तो एक्टिविटी कम करते हैं, एक होते हैं कि लगने के बाद उसका एंजाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंजाइम को ही खराब कर देंगे। तो ये वाले अपने सिलेबस में है नहीं, अपने में जो है वो पढ़ लेते हैं लोग। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर अपने में है कि भाई जो शेप को खराब नहीं करेगा। अच्छा अब इनको हटाएं कैसे? अगर भाई यहाँ पे ये वाले 5 हो रही है, 1 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई 5 में से 1 लगने की पॉसिबिलिटी है, 5 4 ये है 1 ही है। अच्छा अगर ये 10 हो तो 10 में से सिर्फ 1 की लगने की पॉसिबिलिटी रह जाएगी। तो अगर हम इसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इसकी लगने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही वाली की है कि इनहिबिटर रिमूव कैसे कर सकते हैं भाई? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नंबर बढ़ा दें तो रिमूव कर सकते हैं। इनहिबिटर स्ट्रक्चर सिमिलर होती है इनहिबिटर की स्ट्रक्चर, तो वो जुड़ जाता है वहाँ पे। अच्छा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एक एग्जांपल है आर यूज इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा इसका एग्जांपल बात करें तो देखो सुना, मेलोनेट एक होता है जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, मेलोनेट की स्ट्रक्चर सिमिलर टू सक्सिनेट। तो ये मेलोनेट जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन से अटैच हो जाता है और उसकी जो है डिक्रीज कर देता है रेट टेम्परेरली, क्योंकि खराब तो परमानेंट करेगा नहीं। अच्छा भाई एंजाइम की बात करें, एंजाइम की क्लासिफिकेशन तो 6 क्लास होती हैं, 6 क्लास होती है जिनमें से जो बात करें 4 to 13 सब क्लासेस में होते हैं। नेम इनका जो 4 डिजिट नंबर से दिया था इतनी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई पढ़ लिया। तो इतने टाइप के एंजाइम होते हैं, देखो इतने टाइप के है क्या? ओथ OTH ओथ ली की हमेशा जोड़ने की बात करेंगे। ओथ मतलब ऑक्सीडेटिव ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज और आइसोमरेज और लाइगेज, इतनी बात ध्यान रख पाओगे। अच्छा ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज मतलब कि ये रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है, मतलब किसी एक ग्रुप का एक से दूसरे पर ट्रांसफर करेगा, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और को ट्रांसफर करने की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा हाइड्रोलिसिस क्या करेगा भाई? हाइड्रोलिसिस मतलब पानी जुड़वाएगा, तो पानी को लेके आओ, पानी को जुड़वा दो। अच्छा ये किसमें किसमें हो सकता है? जैसे एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन CX और PN, CCCXPN, CCCXPN, CCCXPN ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वही क्या बोलते हैं हाइड्रोलिसिस में ये एग्जांपल दे रखे हैं भाई। हाँ वही अगर बात है लाइगेज की, लाइसिस की, तो इसमें क्या होता है कि भाई हम क्या करेंगे? तोड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे, लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड बनता है यहाँ हम हाइड्रोलिसिस के अलावा और काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पानी को निकाल के हमने डबल बॉन्ड बना दिया तो उसको लाइसिस नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई इसमें भी एग्जाम्पल है, क्या क्या सुनना बात को। CNSO याद रख लो, CNSO, CNSO PO,
तो सी के इन सबसे बांटना है, CCN अरे नहीं नहीं, ये वाला एग्जांपल तो लाइगेज के है। लाइसिस मतलब कि तोड़ेंगे तो मतलब तोड़ के हम डबल बॉन्ड बना रहे हैं बस लाइसिस। आइसोमर में क्या करेंगे भाई, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल लिया और पोजीशन आइसोमर बना लेंगे। लाइगेज में मतलब कि जोड़ेंगे, लिंकिंग ऑफ टू अदर कंपाउंड्स को जोड़ने में। तो जैसे CNSO तो CNCSCO और PO बॉन्ड जैसे इनका एग्जाम्पल इनके होगा, ठीक है। इसमें CCCXPN हो गया, CCCXCN एस्टर पेप्टाइड और पॉली अच्छा, अब आगे हम बात करें जो हमने नाइट्रोजनस बेस और हमने जो पढ़े थे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, उनको नाम क्या देते हैं, बस इतना पढ़ लेते हैं नाम क्या होता है भाई। एडेनिन का कुछ नहीं करना, जो अपन लोग दो पढ़ते हैं, एडेनिन और ग्वानिन क्या है भाई, प्यूरिन है, और एडेनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल क्या होता है, पायरिमिडिन होते हैं। अगर बात करें तो इनमें क्या होता है कि कुछ नहीं, प्यूरिन्स में अपन को साइन लगाना है, पायरिमिडिन में डाइन लगाना है, और डीएनए वाले क्या क्या डीऑक्सी लगा देना। तो एडेनिन का नाम क्या होगा, एडेनोसाइन। अब डीएनए के लिए तो डीऑक्सी एडेनोसाइन, मतलब एडेनिन ग्वानिन के लिए ग्वानोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन, यहाँ ये वाइट लाइन कैसा होगी, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइटोसिन के लिए साइटिडाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन। थाइमिडाइन के लिए डीऑक्सी थाइमिडाइन। इसका थाइमिडाइन कहाँ चला गया, क्योंकि डीएनए ये तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता ना आरएनए में। यूरेसिल के लिए केवल यूरिडाइन, इसका डीऑक्सी यूरिडाइन कहाँ गया, क्योंकि इसमें तो ये तो डीएनए में ही नहीं होता है। अच्छा, वही एडेनोसाइन के बाद मतलब कि ये क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जब अपन फॉस्फेट से जोड़ देंगे तो इसमें कुछ नहीं है, साइन को हटा के एलिक एसिड लगा देना है। तो एडेनोसाइन एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, साइटेडिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटेडिलिक एसिड, डीऑक्सी पर एलिक एसिड कर देना है। तो इसमें साइन डाइन एलिक एसिड, साइन डाइन एलिक एसिड, ऐसे याद कर लो, बस याद हो जाएगा। तो एडेनोसाइन डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीएनए वाले डीऑक्सी कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। देखो अब अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं, तो बताया भाई ये एक फिक्स टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। जैसे कि एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, क्योंकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी प्रेशर पे काम कर सकते हैं, डैमेज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। लेकिन ये जो होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं। एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिक हु नॉर्मली एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे जो भी रहते हैं, तो वो थोड़े से अलग हो। जैसे कुछ एनिमल्स बहुत हाई टेम्परेचर पे थर्मल वेंट्स में भी रहते हैं, तो उनमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो 80-90 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल बने रहते हैं। अच्छा, वहीं अगर आगे बात करें, सुनो, हो गया आगे 2 पेज स्टार्टिंग में देखो हैं, उनको देख लेते हैं और बाकी पूरा अपना कंप्लीट है। देखो कुछ बात लिखी कि भाई हम लोग पढ़ते नहीं कि अपना शरीर मिट्टी से 5 तत्वों से मिलके बना है, ऐसा बड़े बुजुर्ग बोल गए। अगर तुमको नहीं बोला तो तुम लोग हम ही बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मिट्टी से मिलके बना, तो जो सेम चीज़ें भाई उसमें होती हैं अर्थ क्रस्ट में, वही सेम चीज़ें क्या होती है अपनी बॉडी में भी होती है। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़े से स्लाइटली ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट से अपने बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा, वहीं कुछ टेबल्स दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। बाकी सारी टेबल होगी, ये थोड़ी सी कम रिलेवेंट लग रही थी इसलिए इस पर ही देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है कि भैया ऐसे देख लो, जो भी सिंगल लिखे हैं, मतलब Na से पहले जितने भी, देखो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सिंबल में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, तो वो क्या है, वो सारे के सारे जो है बॉडी में ज़्यादा हैं, देख लो, और उनमें कम है अर्थ क्रस्ट में। और जहाँ से डबल है वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और बॉडी में कम है, तो ये डबल वाले के अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है, देख लो 2.8, 0.2, तो 3.6% होते हैं, ये 0.5% होता है। अच्छा, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल होता है, वेरी लिटिल होता है। अच्छा, कुछ यहाँ और बात लिख रखी है कि कुछ मतलब सोडियम को Na+, K+, Ca+2, Mg+2, H2, NaCl, CaCO3, PO4, 3- SO4, 2- टाइप चीज़ें पाई जाती है। जैसे यहाँ कुछ अलग ऐसा नाम, ये 4 तो सेम लिख दें कंपाउंड्स, और कुछ ऐसा लिख दें जो नहीं पाया जाता हो तो वो एब्सेंट वाला हो जाएगा। नहीं मतलब क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है भाई नीट में। एक बात होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अपन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस और फैटी एसिड के बिहाफ पर बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है NCERT को पूरा का पूरा 100% कवर कर लिया है, कुछ भी छूटा नहीं है, एक भी वर्ड छूटा नहीं है। एक सेकंड चेक भी कर लेते हैं। देखो ये पूरे सारे के सारे पेज अपने हो गए। एक बार लिखिए, सेलुलोज जो होता है मैक्सिमम अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी बातें पूरी के पूरा आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 100% कवर कर लिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो 100% इसमें NCERT अपनी कवर हो जाती है सारे नोट्स में ही। अगर आप इतना देखते हैं तो आपका सफिशिएंट है।